नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं यहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक के सभी सेमेस्टर या ईयर वाइज सिस्टम में एक कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। यहां पर आपको मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड करा दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं और इसके साथ साथ हमने दो तरीके के बॉन्ड वहां पर डिस्कस किए थे। तो जो बच्चे आज पहली बार यहां वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने किस तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से आपको समझाया था, ताकि आज ये नया बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो आपको प्रॉपर वे में समझ आ सके। देखिए बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड सिखा दिया था। आज मैं यहां पर एक नई तरीके का बॉन्ड आपको बताने जा रहा हूं। बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और यहां पर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने कहा कि बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को अगर मैं रिवाइंड कराऊं आपको तो देखिए, आयनिक बॉन्ड तब कहा था मैंने कि जब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे रहे हैं और दूसरे वाला जिसके पास कम है वो उनको रिसीव कर रहा है। मतलब एक जो फालतू वाला है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे वाला उससे रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं उनको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। फिर एक दूसरा नंबर आता है जी आपका कोवलेंट बॉन्ड का। अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कंपाउंड जो बना था उसमें जो एटम थे वो बराबर की साझेदारी कर रहे थे, उनसे मिलकर जो बॉन्ड बना उसको बोला है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके के, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। आज मैं आपको एक नया अरेंजमेंट सिखा रहा हूं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करूं आपसे बच्चों तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहां पर आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों को मिलाकर एक तरीके का नया बॉन्ड बना है। इसको आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसीडर किया है। देखिए क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअल में ये भी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड only by one of the two combining atoms। मतलब दोबारा समझिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। और इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं अंडरलाइन करूंगा इस बात को कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है आपको, इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय वन। तो सिर्फ एक ऐसा है जो अपनी साइड से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ वाला उसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है। ठीक है, उसको यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है। डायग्रामेटिकली व्यू से आपको समझ आ जाएगा। द एटम विच प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले को बोलते हैं डोनर करने वाला, है ना। जैसे आपने पढ़ा है ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप तो जानते हो ना मेरे बच्चों। तो चलो ब्लड ग्रुप भी सुन लो 2-4 मिनट। ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। तो ओ अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी भी पर्सन को खून दे सकता है। तो डोनर का मतलब देने वाला। तो यहां पर मैंने वही बात की आपसे, द एटम विच प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऐसा एटम जिसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन पेयर थे जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, उसको बोला है डोनर एटम्स। वेयर एज, जबकि द अदर एटम, जो दूसरे एटम है, विच रिसीव्ड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेंगे, टू रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो ले रहा है, जिस पे कम है, इसे कहेंगे एस्केप्टर्स। ठीक है, दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ये एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से एरो तीर का निशान लगा देते हैं जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। और पॉइंटिंग फ्रॉम द
डोनर टू द एक्सेप्टर, मतलब डोनर की साइड से एक्सेप्टर की तरफ को जाएगा, देने वाले से लेने वाले की तरफ को जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया ये एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, और यहां पर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको डोनर बोलते हैं, और जो रिसीव कर रहा है उसको यहां पर एक्सेप्टर कंसीडर्ड किया जाता है। अब एग्जांपल के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार लगा लीजिए भाई आप, कि इट शुड बी नॉट, ये नोट करने वाली बात है, दैट टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब भी कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, द डोनर एटम, जो देने वाला एटम है, मस्ट का मतलब होता है जरूर, है ना, मतलब यू हैव मस्ट टू क्लियर जेईई गवर्नमेंट एग्जाम। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं जबरदस्ती करके कि आपको गवर्नमेंट नौकरी का जेईई का एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपका पास ऑप्शन नहीं है, और उसके अलावा आपको अपनी लाइफ को सुटेबल बनाने के लिए यह काम करना चाहिए, मस्ट। तो यहां पर वही वर्ड यूज किया है, द डोनर एटम मस्ट हैव, कि जो देने वाला एटम है वो मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट खो दे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखेगा और दूसरे को हेल्प करेगा, ठीक है। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज, जबकि द एक्सेप्टर शुड लैक 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो लेने वाला है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इन इट्स वैलेंस सेल, उसके वैलेंस सेल में। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर मैंने कहा कोई एक एटम है ए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक एटम है बी, उसके पास 6 हैं, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके पास तो 8 अपने कंप्लीट है, लेकिन इसके पास 2 की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हुआ, ये 8 तो इसके पहले से ही है, ये 6 इसके पहले से ही है। अब इसने ए ने अपने 2 इसको दे भी दिए, लेकिन इससे ले नहीं रहा। अगर बराबर की साझेदारी करता तो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, बराबर की साझेदारी नहीं हो रही है, सिर्फ इसको अपने एक्स्ट्रा वाले 2 दे रहा है। अब देने वाला है तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन दे भी नहीं रहा, अपने पास भी रखे हुए हैं। शेयरिंग भी कर लो और अपने पास भी रखो, शेयरिंग भी कर लो और अपने पास भी रखो, इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर देखिए। इस ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बी को दे भी दिए और नहीं भी दिए, अपने पास भी रखे, इसीलिए इस तरीके से जो बॉन्ड बना है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहां पर आपको ध्यान देना है, एरो से आप रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां तक अगर आपको समझ आया तो मैं कुछ और एग्जांपल के माध्यम से आपके साथ यहां पर जुड़ूंगा और बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से यहां पर बनता है। चलिए सबसे पहला एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक एग्जांपल यहीं पर मैं मेंशन कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि प्रॉपर वे में आपको यहां पर समझ आ सके। SO2 है ना, SO2 के साथ हम जुड़ते हैं। अगर मैं यहां पर अभी डेफिनेशन लिखे रहने देते हैं यहां पर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का फॉर्मेशन करना है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए भाई, अगर मैं SO2 की बात करूं तो देखिए आपके पास 2 ऑक्सीजन है यहां पर पर्टिकुलरली, और एक सल्फर आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सल्फर लिया। अब सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक बात है। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहां पर ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन लिया यहां, इसके भी 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 मैंने यहां पर ऑक्सीजन यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। फिर मेरे पास एक और ऑक्सीजन यहां पर है, इसे इधर बना देता हूं जी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट आपको दिखाया SO2 के अंदर। अब सल्फर को अपने कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए भाई, 2 चाहिए।
इस ऑक्सीजन को भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए भाई, इसको भी 2 चाहिए यहां पे। तो जब दोनों को 2-2 की चाहिए, 2-2 की नीड है, तो यहां पर कैसा बॉन्ड बनना चाहिए भाई, यहां पर बॉन्ड बनना चाहिए आपका आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा, यहां पर क्या हो रहा है कि एक SO के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक साइड से जो ऑक्सीजन है ये सल्फर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और एक साइड से ये जो ऑक्सीजन है ये सल्फर इससे कोई साझेदारी यहां पे करने के मुंड में नहीं है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लिए, ये देखिए, ठीक बात है, बहुत गौर से समझने वाली बात है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर के 8 करने थे, इस वाले ऑक्सीजन से 2 उधार ले लिए, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई, सल्फर का ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, ठीक बात। अब इस ऑक्सीजन की बात, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 की कमी है, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अब मैं यहां लिख रहा हूं जी, है ना, ताकि थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना बने, मैंने ये 2 इधर लिख दिए, एक ही बात है, वो आप कहीं भी लिख लें। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने भी इससे 2 ले लिए और बराबर की कर ली साझेदारी। मतलब जितने 2 अपने दिए थे उतने ही 2 अपने ले लिए। इसका मतलब कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक मैं आयनिक बोल रहा था, जब मैंने कहा कि सल्फर ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो दैट इज आयनिक बॉन्ड, लेकिन अभी मैंने बताया कि दोनों ने बराबर की साझेदारी की है, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पर कौन सा बॉन्ड बना है, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब अगर मैं और आगे बात करूं आपसे, तो आप देखिएगा यहां पर पर्टिकुलरली कि देखो यहां पर इस वाले ऑक्सीजन के केस में अगर मैं बात करूं, तो इस वाले ऑक्सीजन के केस में पर्टिकुलरली आपको यह ध्यान देना है कि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कहां से मिलेंगे, सल्फर से। सल्फर दे देगा 2 तो फिर अपने पे कमी हो जाएगी, तो सल्फर देगा भी और नहीं भी देगा, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड का नाम आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपके लिए बना है यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक बात है। तो अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो S डबल बॉन्ड O, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक साइड में यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए बच्चों, ये आपको यहां पर समझ आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ SO2 के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने यहां पर आपको बताया कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से यहां पर बनने वाला है। तो यहां पर अगर आपको यह बात समझ आई तो जल्दी से फटाफट से इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रिगार्डिंग में कहूं तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक स्पेशल तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में, और कंट्रीब्यूट कर ओनली बाय वन ऑफ द 2 कंबाइनिंग एटम, यहां पर एक दोनों कंबाइनिंग एटम जो हैं उनके साथ द एटम विच प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको आप बोलते हैं डोनर वाले, और जो रिसीव कर रहे हैं वो बोले जाते हैं यहां पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह बात आपको ध्यान देनी है कि यहां पर एरो बनेगा भाई, एरो बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक एरो को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये कोई पर्टिकुलरली, अगर मैं बात करूं तो ये कोई पर्टिकुलरली कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी कहा जाएगा जब एरो बन जाएगा। एरो से रिप्रेजेंट करना इसके लिए मस्ट है, जब तक आप एरो से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहां पर कंसीडर्ड नहीं करने वाला हूं, ठीक है। और मैंने यहां पर एग्जांपल के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट किया कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 के अंदर यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आपने ये बात सीखी। मैं 1-2 एग्जांपल के साथ और जुड़ूंगा आपके साथ। एक और एग्जांपल, भारी जल है ना, हैवी वाटर। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हैवी वाटर,
हैवी वाटर, है ना, यहां पर मैं बात करूं हैवी वाटर की, सॉरी हैवी वाटर नहीं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। हैवी वाटर तो D2O होता है ना, सॉरी फॉर दैट, है ना, H2O होता है वाटर, D2 होता है भारी जल या हैवी वाटर। यहां पर बात कर रहा हूं H2O2 की, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, यहां पर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं बच्चों, तो देखिए H2O2 में किस तरीके से, तो ये एक यहां पर मैंने पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ये ऑक्सीजन था भाई, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि पर्टिकुलरली आपको चमक जाए। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, हाइड्रो ऑक्सीजन है 4 इसके पास है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं तो 6 होते हैं। ठीक है, दो की यहां पर इन्होंने यहां पर इससे शेयरिंग कर ली, और एक ऑक्सीजन इसके पास एक्स्ट्रा में, तो अब कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, यहां पर ये बराबर की साझेदारी भी कर लेगा और यहां पर भेज भी देगा। तो इस तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली एक बॉन्ड का अरेंजमेंट आ गया, मतलब यहां पर ऑक्सीजन के पूरे हो रहे थे तो ऑक्सीजन ने यहां पर अपना फिलअप कर लिया, और इसके साथ साथ यहां पर कैसा बॉन्ड बना लिया है, यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बनता हुआ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पर आपको देखना था, या मैंने H2O2 की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से यहां पर बन गया है। एक और एग्जांपल है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, आप उसको पर्टिकुलर ट्राई कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। एक और एग्जांपल है यहां पर अमोनियम आयन का बन जाना, दैट इज NH4+। ये जो अमोनियम आयन है NH4+, इसके फॉर्मेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनते हैं। तो यहां हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखा है बच्चों पर्टिकुलरली, ताकि आपको आसानी से यहां पर समझ आ सके। ठीक है, चलिए एक और यहां पर बॉन्ड मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। 3 तरीके के बॉन्ड हमारे सिलेबस में थे जो बेसिकली थे, जो कि मेन बॉन्ड यहां पर कंसीडर किए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड, इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड, और आज जो हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इसके साथ साथ आपको पर्टिकुलरली यहां पर 2 और बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलोटेक्निक के सिलेबस में है, तो पोलोटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन बॉन्ड हम यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। सबसे पहली बात यह कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसमें, तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आप इसको देखो इस तरीके से याद कीजिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से सिखाने की कोशिश करूंगा। FON, दैट इज फोन। आप कहते हैं सर फोन की स्पेलिंग PHONE होती है, हमारे केमिस्ट्री में FON होती है। क्या भी FON, फोन। फोन लगा दो और जिस चीज के साथ फोन लग जाए वहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों देखो, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो ये 3 ऐसे हैं जो कौन से बॉन्ड बनाते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जाओ, अंकित सर ने आपको शॉर्ट ट्रिक से कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फेवर करेगा। तो जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कौन सा एटम होना नेसेसरी है, कौन सा एटम जरूर होना चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन जरूर हो, ऑक्सीजन जरूर हो, नाइट्रोजन जरूर हो। जब तक ये तीनों नहीं तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं। और ये एक वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ये आपको इसका ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं बच्चों, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये कि जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे तभी ये बॉन्ड बनेगा। अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ए हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज, तो यहां पर अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं आपके लिए, ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ए हाइड्रोजन बॉन्ड may be defined as
वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या कह रहा हूं मैं? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है जिसमें अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, किस किस के बीच में? टू बाइंड ए हाइड्रोजन एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू बाइंड ए हाइड्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल, ताकि वो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना सके विद ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसके साथ? विद ए मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव atom, with a more electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन। ठीक है, ताकि सेम सबस्टांस में ऐसा हो सके विद ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनोदर मॉलिक्यूल, of same atom, another molecule of same atom। तो ये पर्टिकुलरली डेफिनेशन हो गया। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक बोलते हैं प्यारे बच्चों इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी कभी इंट्रा वर्ड आए आप ऐसे समझेगा भाई, इंट्रा मतलब विद इन, किसी चीज के अंदर, और इंटर मतलब दो के बीच में। मैं आपसे कहूं कि ये बेंजीन रिंग है, देखो बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ये बेंजीन रिंग है आपके पास। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, यहां पर और यहां पर अगर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक ही कंपाउंड है तो इसे आप बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये एक बेंजीन रिंग है, ये एक अनोदर बेंजीन रिंग है, इन दोनों के बीच में हो रही है यहां कहीं, तो दो अलग अलग के बीच में हो रही है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे ज्यादा आपके साथ नहीं पूछा जा सकता, इसके अलावा यह नहीं पूछा जाएगा। तो अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो आप बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के चाहे सेम भी हो, चाहे सेम के बीच में हो रही है लेकिन अलग अलग के बीच में हो रही है, तो आप वहां पर बोलते हैं भाई इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपना कॉन्सेप्ट सीखा है, और ये आपसे ये भी पूछ लेता है यहां पर पर्टिकुलरली कि कौन ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब कौन ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फेवर करता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे बताया कि ये जो बॉन्ड बनने हैं वीक, ये इन तीन की होनी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वहां फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एकदम से खींच के ले आएगा, है ना। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो एकदम से हाइड्रोजन बॉन्ड को खींच लेगा, इसलिए वो जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा देन कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड देन कंपेयर टू नाइट्रोजन। सेम अगर मैं यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन कंपेयर टू
नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा जल्दी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूं तो आप सीक्वेंस क्या लगाएंगे भाई? फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो जल्दी से जल्दी यहां पर स्टेबिलिटी का अरेंजमेंट भी लिख लीजिए। ये आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है, फटाफट से फटाफट राइट डाउन करो ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मैंने बात की कि एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर बनता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर बनता है, तो यह बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। इसके साथ साथ आपको यहां पर बात करनी है, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताया, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ गई होगी बात। तो यहां तक अगर आपको समझ आया तो एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं आज, ताकि आपके लिए यहां पर थोड़ा सा और फायदा हो सके। तो यहां पर मैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बात कर लेता हूं, ठीक है? ये लीजिए जी, दो छोटी छोटी डेफिनेशन, एक का नाम बॉन्ड लेंथ, एक का नाम बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो भी बॉन्ड बनी है, मतलब सिंगल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, XYZ कोवलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बने, आयनिक बने, कुछ भी बने, है ना, बॉन्ड बन गए, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को स्टेबिलिटी कवर करने के लिए आपस में रिलेशनशिप बना लिया और क्या कर लिया जी? बॉन्ड बना लिया। तो देखो, अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात करूं, देखो बहुत आसानी से एक बहुत छोटी बात सिखा रहा हूं। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे भी बने, जनरली कोवलेंट बॉन्ड से बनेगा, ठीक है? अगर कभी सिंगल बॉन्ड बनते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। अगर कभी किसी के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, अभी पिक्चर खत्म होने वाली है, टेंशन मत लो। अगर कभी डबल बॉन्ड होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो डंडे खींच दीजिए। तो अगर कभी डबल बॉन्ड होते हैं तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। ये याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट लगा दूंगा सारा। आगे ट्रिपल बॉन्ड, अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो इस केस में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है, ठीक बात है? तो ये मैंने आपको याद करने का टास्क दिया है, आपको इसको याद करना है। याद क्या करना है? ये बातें आपको रिमेंबर करनी है, लर्न कर लीजिए इस बात को, है ना? मस्ट लर्न, लो मस्ट लिख दिया, जरूर याद होना चाहिए। एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा एक पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा 2 पाई। ये मैं अभी रटा रहा हूं आपको। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड बताऊंगा, पूरा टाइम दूंगा, पूरा पर्टिकुलर, कोई इश्यू नहीं है। एक एक बात आपको सिखाने का वादा है मेरा आपसे। केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डालने का वादा है अंकित सर का आपसे। बस आप मेरे साथ इसी तरीके से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करा करें। और जिन भी बच्चों को संसाधन की कोई कमी है, किसी को पैसे की कोई समस्या है और उनको क्लास लेने में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए तो हमने चलाया है। जो हमारे एमडी सर हैं अश्वनी वत्स सर, उन्होंने इसीलिए तो कहा है कि सभी बच्चों तक आपका फर्ज बनता है कि जो नीडी पर्सन्स हैं, जो किसी वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं या जो ट्यूशंस नहीं लगा पा रहे, बुक्स लेने के पैसे नहीं है, वो भी यहां पर क्लासेस को देख सकें। इसलिए हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, मैंने आज आपको लर्न करने के लिए एक बात बताया है। मैं पूरा टाइम लूंगा भाई, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं, मतलब मैं पर्टिकुलरली अगर आपसे कहूं तो मैं सिग्मा पाई बॉन्ड अलग ही बनाऊंगा, अलग ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, है ना? मैं इसको अलग ही कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको समझाऊंगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ये सारे आपके लिए आगे की तरफ यहां पर जो आप आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, वहां बहुत मस्त हो जाने वाला है। तो मैं उसका अलग से ही वीडियो लूंगा। अभी मैं सोच रहा था कि इसके साथ ही कवर कर लेता हूं आपको, लेकिन नहीं, मैं उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आसान हो जाए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आज के लिए बेकार हो गया, अब क्लास खत्म हो गई है। अभी क्लास का क्लाइमेक्स बाकी है। क्यों सिखाया ये?
क्यों कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड हो, कि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्या कहानी है ये। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपाउंड वो आपको दे दे, जैसे मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है, नाम है इसका ब्यूटीन 1, ठीक है, वो आगे सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मैंने इसको ब्यूटीन 1 बोल दिया है, ठीक है। अब मेरे पास ये है और मैं आपसे कहने लगूं कि इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई। तो जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है, पाई बॉन्ड ऐसा होता है, तब आप इस शॉर्ट ट्रिक को नहीं लगा पाएंगे भाई। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले याद कराई ताकि आप पर्टिकुलरली यहां पर दुनिया का कोई भी कंपाउंड आपके पास आ जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपसे पूछे कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप झट से आंसर लगा दें। इसीलिए मैंने आपको सिखाया है पर्टिकुलर। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे निकालेंगे, है ना, इसको मैं उसके साथ भी सिखाऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर में अभी कुछ समय बाकी है, तो क्यों ना हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर लें और एक कॉन्सेप्ट यहां पर सीख ले। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन हमें ऐड करने हैं वो ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा लो, डबल बॉन्ड लगा लो, जो भी कुछ करना है वो कर लो। तो देखो कार्बन की वैलेंसी पूरा करना शुरू करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कैसे डिवाइड करेगा, 2 और 4, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का इसे बराबर से साझा करना है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ऐसा मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, ठीक बात। तो अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा आपके पास, तो आपको ध्यान देना है कि इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो। तो चलो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहां अगर मैं बात करूं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बनाने हैं, मैंने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, हो गए जी कार्बन के 4 पूरे। इधर देखो यहां पर 2 पूरे हैं, एक ये रहा 3, एक और लगाना था, मैंने यहां लगा दिया, दैट इज 4। फिर यहां पर देखिए 2 हैं आपके पास, एक 3 और एक आपका मैंने यहां ऊपर लगा दिया 4। फिर इसी क्रम में मैंने एक ऊपर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, क्योंकि इस वाले कार्बन के अब 4 हुए हैं, तो यहां मैंने सारे के सारे कंप्लीट किए। अब मैंने आपको याद कराया कि एक सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा, ठीक है। तो जरा गिनो कितने सिग्मा, गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी मैंने सिंगल सिंगल गिने, 10 सिग्मा तो ये हो गए। और एक डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, इसका मतलब एक ये हो गया 11। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा, 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड। क्या ये बात जानते थे ऐसे निकालना? नहीं जानते थे ना। तो देखो कितना आसान तरीके से सिखा दिया। अब पूछे कितने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कब आए भाई, सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होते नहीं। पाई बॉन्ड कहां होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड यहां है नहीं, तो यहां कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड बराबर एक पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर कितने पाई, एक पाई बॉन्ड। तो यहां पर 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए और यहां पर 1 पाई बॉन्ड हो गए। ये आपको यहां पर ध्यान देना है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जिसमें आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने सीख लिए। हम अगले लेक्चर में दोबारा से पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होती है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाई बॉन्ड क्या होता है, किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसकी बॉन्ड लेंथ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब जो हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो लेंथ है उसका हम पर्टिकुलरली एक पूरा चार्ट और सीक्वेंस भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। आज की क्लास में आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी आपको मैंने एक टास्क दिया है जिसमें आपको याद कर लेना है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने कितने सिंगल बॉन्ड के साथ कैसे कैसे अरेंजमेंट, ताकि कल के लेक्चर में आपके लिए सारा का सारा सूटेबल हो जाए। चलिए बच्चों, आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे दोबारा से यहीं पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।